क्या महाराष्ट्र में सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सब ठीक चल रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सरकार और मुख्यमंत्री पद को लेकर घटक दलों के अलग अलग बयान आ रहे हैं। आज शिवसेना ने अपने मुखपत्र के जरिए दावा किया कि बीजेपी मुख्यमंत्री पद को लेकर एनसीपी के साथ 50-50 की डील का झूठ फैला रही है। शिवसेना को पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद का वचन मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भी इशारों में मुख्यमंत्री बनने की चाहत जता दी है। देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज होने की एक तीसरी वजह भी है और वो वजह है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में बंगाल में ममता की चुनावी रणनीति की कमान प्रशांत किशोर ने ही संभाली थी। अब शरद पवार से इस मुलाकात के मायने क्या है, इस पर बात करने के लिए महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक साहब हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर नवाब मलिक साहब। नमस्ते मलिक साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे जी, ममता बनर्जी को जीत दिलाने के बाद अब प्रशांत किशोर शरद पवार से मिले, क्या कोई खास रणनीति बनाने में जुटी हुई है एनसीपी शरद पवार साहब? देखिए, ऐसा है कि प्रशांत किशोर जी पवार साहब से 2 दिन पहले मिले, ये सच्चाई है। 1.5 घंटे समय था, कुछ और समय तक मीटिंग चली और उसके बाद 3 घंटे के बाद मीटिंग खत्म हुई, खाना वगैरह भी लोगों ने साथ में खाया। लेकिन कोई रणनीति बनाने के लिए बैठक हुई, इसमें किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं है जी। वे नीतिकार हैं। देश में कई राज्यों में चुनाव को लेकर उन्होंने काम किया। एक अलग तरीके से वो डाटा को या परिस्थितियों को देखकर वो चीजें आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने अपनी बातें रखी और पवार साहब ने सारी चीजों को गौर से सुना। ये नहीं कि वो हमारी रणनीति बनाने के लिए उन्हें कोई जिम्मेदारी दी गई है, इसमें किसी भी प्रकार की नहीं। लेकिन ये भी बात सच है कि देश में विपक्षी दलों का एक मोर्चा बने, इसके लिए पवार साहब बार-बार कहते आए हैं कि मैं इस तरह का प्रयास करूंगा। अब ममता दीदी भी कह रही हैं कि मोर्चा बने। बहुत सारे दल चाहते हैं कि लोगों को इकट्ठा किया जाए। यूपीए है, लेकिन गैर यूपीए दलों की भी संख्या बड़ी है, इन्हें सभी लोगों को साथ में लाए बिना एक व्यापक मोर्चा नहीं बन सकता। इस दिशा में पवार साहब अगुवाई करेंगे, पहले से वो चाहते थे, लेकिन आने वाले दिनों में इस दिशा में अगुवाई होगी। ठीक है, तो जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि एक मोर्चा बनना चाहिए नवाब मलिक साहब, और उसी को लेकर चर्चा हुई, तो क्या अगर मोर्चा बना तो ये मोर्चा शरद पवार साहब के नेतृत्व में काम करेगा? देखिए, पवार साहब ने इससे पहले भी स्पष्ट कहा कि नेता कौन होगा सभी बैठ के तय करें। मैं कोई नेता बनने के लिए नहीं अगुवाई करना चाहता हूँ जी। सब दल बैठेंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि लोगों को एकजुट किया जाए। ये मामला पवार साहब ने इससे पहले भी स्पष्ट रूप से किया है। प्राथमिकता ये है कि इकट्ठा लोगों को कैसे लाया जा सकता है। एक महाराष्ट्र में जो कभी कोई सोच नहीं सकता था कि शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की भी कोई सरकार साथ में बन सकती है, तो वो सफल प्रयोग हुआ है। का प्रयोग देश में करके कोई एक अल्टरनेट मोर्चा बनाया जा सकता है, इसका प्रयास पवार साहब करेंगे। जी, तो इसको कैसे देखें मलिक साहब? प्रशांत किशोर जो आए थे पवार साहब से मिलने के लिए, क्या वो ममता बनर्जी का कोई संदेश लेकर आए थे? इस मोर्चे के गठन को लेकर किसी कवायद को शुरू करने के लिए आए थे? क्या कुछ हुआ, इस पर कुछ जानकारी आप दे पाएंगे हमें? नहीं, ऐसा कोई संदेशा लेके आए थे, इस तरह की बात नहीं। वो रणनीतिकार हैं, मिलना चाहते थे तो पवार साहब ने समय दिया। उनके पास देश भर का ठीक है जानकारी, उन्होंने किस तरह से चीजें कहाँ कैसे काम किया, उससे उन्होंने अवगत कराने का काम किया। ये बात सच है कि उनके पास जिस तरह से स्टैटिस्टिक होता है, डाटा होता है, बहुत सारे रिलायबल चीजें उनकी होती हैं, वो समझा गया है। लेकिन उनकी रणनीति के तहत कुछ बातें आगे बढ़ेंगी, ऐसा कोई अभी न प्रस्ताव है, न कोई चर्चा हुई, न उस पर कोई निर्णय हुआ है। ये बात सच है कि देश में सभी विपक्षियों दलों को इकट्ठा करने का काम किया जाएगा। हमें लगता है आज आप देख लें जी। देश में जो क्षेत्रीय दल हैं, उनका वर्चस्व है जो लगातार बढ़ते जा रहा है। बीजेपी उन्हें जब चुनाव आते हैं विधानसभा के,
उसे ऑल आउट तरीके से लड़के किस तरह से प्रभाव खत्म किया जाए। जैसे कि महाराष्ट्र में कोशिश शिवसेना को लेके हुई, बंगाल में कोशिश हुई, अन्य राज्यों में भी इसी तरह का प्रयास भी करते रहे हैं। जी। तो क्षेत्रीय दल की भी इच्छा है कि इकट्ठा होकर कोई एक रणनीति के तहत काम किया जाए। हमें लगता है कि देश में आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक देश, एक भाषा, एक संस्कृति की वकालत कर रही है, इसी को लेके एक नया मोर्चा बन सकता है। हम डाइवर्सिटी में यूनिटी के पक्षधर हैं। जी। क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, क्षेत्र की संस्कृति का सम्मान होना चाहिए। हमें लगता है कि जो बीजेपी थोपने की राजनीति कर रही है, बड़े पैमाने पे बेचैनी अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग क्षेत्रों में है। हमें लगता है यही लोगों को इकट्ठा करने का एक सूत्र बन सकता है और निश्चित रूप से इसको लेके आगे काम किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें सूत्रधार की भूमिका क्या प्रशांत किशोर निभाएंगे? जिस तरह से आप खुद भी कह रहे हैं कि वो कई राज्यों में काम कर चुके हैं, कई जगह रिजल्ट्स उनके फेवर में रहे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी रहे हैं और लगभग सब जगह से वो कनेक्टेड भी हैं। मलिक साहब, नहीं, सूत्रधार होंगे ऐसा नहीं। राजनीतिक दल का फैसला राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक दल के नेताओं से बात करने के लिए हमें लगता है कि पवार साहब के संबंध, चाहे वो पंजाब के नेता हो, कश्मीर के नेता हो, तमिलनाडु के हो, कर्नाटक के हो, केरल के हो, यहाँ तक के बीजू पटनायक जी हो, रेड्डी साहब हो, सभी लोगों से अच्छे संबंध हैं। तो कोई संवाद के जरिए बात शुरू की जाए, क्या चीजें होंगी, कैसे बात आगे बढ़ सकती है। हमें लगता है आने वाले दिनों में इन चीजों की शुरुआत की जाएगी। मलिक साहब, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ, तो अब ऐसे वक्त में नए मोर्चे की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? यूपीए तो पहले से है और सारे दल गाहे बगाहे अलग अलग समय पर यूपीए का हिस्सा भी रह चुके हैं, आप लोग सब साथ काम भी कर चुके हैं, तो क्या यूपीए के जरिए वो नहीं हो पाएगा? देखिए, ऐसा है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो यूपीए में कुछ क्षेत्रीय दल हैं जो आने के लिए तैयार नहीं होंगे। जी। जैसे बीजू पटनायक जी हैं, जिस तरह से वाईएसआर जी हैं, या जिस तरह से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये सारे लोगों को सीधे यूपीए में लाना संभव नहीं। तो कोई और तरीका हो सकता है कि लोगों को इकट्ठा करने का। जैसे शिवसेना भी आज महाराष्ट्र में सरकार में है, लेकिन वो यूपीए का घटक नहीं है। तो कुछ और फॉर्मूला बन सकता है क्या? आज देखा जाए तो देश में 543 सीटें हैं, जिसमें 101 सीट ऐसी है जहां सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, जिसके अंदर मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल हो या उत्तराखंड। लेकिन इसके अलावा जो बाकी 442 सीटें देश में है, वहाँ क्षेत्रीय दलों का एक प्रभाव है जिसे नकारा नहीं जा सकता। अगर उन क्षेत्रीय दलों को साथ में नहीं लाया गया, आज भी आप देख लें कि यूपीए की तुलना में गैर यूपीए के जो दल हैं, क्षेत्रीय दल, उनकी लोकसभा की सीटें गिन ले तो एक बड़ी संख्या उनकी है। हमें लगता है कि जो 442 सीट है, जहाँ पे कांग्रेस सीधी लड़ाई में नहीं, क्षेत्रीय दल बड़े पैमाने पर लड़ाई में, अगर उनको इकट्ठा किया गया तो एक विकल्प सामने आ सकता है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है। क्या इसकी वजह मलिक साहब ये भी है कि यूपीए में जो नेतृत्व है वो एक ही दल तक सीमित रह गया, इसलिए ऐसा लग रहा है कि यूपीए से शायद बात ना बन पाए 2024 के बारे में, जो आप लोग सोचकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं? देखिए, यूपीए की मर्यादा है। क्या हम सिर्फ यूपीए करके जो बड़े पैमाने पे और राजनीतिक दल हैं, क्या उनको अलग थलग रख के कोई मोर्चा बना के एकजुटता से हम नजर आ सकते हैं? ये सारे सवाल हैं। हमें लगता है अभी प्राथमिक सोच है, प्राथमिक बातचीत शुरू हुई है, लेकिन व्यापक मोर्चा बने। पवार साहब ने पहले भी कहा कि जिन राज्यों में जिसकी ताकत है उसकी अगुवाई में सभी लोग काम करें, तब जाके एक विकल्प राज्य, अलग अलग राज्यों में चीजें बनेंगी और वो नेशनल पर्सपेक्टिव में वो कहीं ना कहीं सफल हो सकती हैं। ये सारी बातें पवार साहब लगातार बोलते आए। जी। तो अभी एक तो प्रशांत किशोर से पवार साहब की मुलाकात हुई है और मुझे याद है कि चुनाव के पहले भी पवार साहब बंगाल जाने वाले थे, लेकिन सेहत की वजह से नहीं गए थे। तो क्या आप वो बंगाल जा सकते हैं या और लोगों से मुलाकात कर सकते हैं? बिल्कुल इस दिशा में बंगाल में चुनाव में जाना चाहते थे। एक तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में रहे, एक लंबा समय इलाज में गया, उसके बाद नतीजा अस्पताल में थे। उसी वक्त बंगाल में अच्छी जीत हुई है, तो निश्चित रूप से ममता दीदी से भी मिलेंगे और नेताओं से भी मिलेंगे। मैं एक बात आपको बताता हूँ कि बीजेपी सवाल खड़ा करती है कि कैसे इकट्ठा हो सकता है। आप देख ले कि ये पिछला चुनाव बंगाल और केरल का
जहाँ केरल में लेफ्ट मोर्चा सीधे कांग्रेस से लड़ रहा था, लेकिन वहीं लेफ्ट मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन पश्चिम बंगाल में था। जी। तो चीजें अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से हैं। हम राज्यों को एक अगर सूत्र माने और उस तरह से गठबंधन बने और सब एक देश में इकट्ठा हम रहेंगे चुनाव के बाद, ये अगर सूत्र बनाया गया तो हमें लगता है कि आज बड़े पैमाने पे जिस तरह दक्षिण में बीजेपी एजेंडा लागू करने से बेचैनी पूरे दक्षिण भारत में है, आज महाराष्ट्र के अंदर भी उसी तरह का एक जिस तरह से बीजेपी एक देश एक भाषा एक संस्कृति लादना चाहती है, जी। देश के अलग अलग इलाकों में एक बेचैनी है। हम्म। हम इसमें विश्वास रखते हैं कि क्षेत्रीय अस्मिता को कायम रखना चाहिए और क्षेत्रीय जय महाराष्ट्र की अस्मिता अलग है, बंगाल की अस्मिता अलग है, तमिलनाडु की अस्मिता अलग है, वो सारी अस्मिता को कायम रख के ही डाइवर्सिटी में यूनिटी है, इस विश्वास के साथ ठीक। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ बीजेपी के लोग सवाल कर रहे हैं कि क्षेत्रीय अस्मिता बढ़ाकर कैसे राजनीति होगी, तो मैं आपको बता दूं, जब मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो गर्वी गुजरात और 5.5 करोड़ गुजरातियों की अस्मिता का सवाल बार बार वो उठाते आए हैं। अगर उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात की अस्मिता का एक बड़ा वो था, तो हमें लगता है क्षेत्रीय अस्मिता ही ये देश के अंदर एक सूत्र है जिसके जरिए उनकी संस्कृति उनकी भाषा को हम प्राथमिकता दे सकते हैं और में यूनिटी का एक फॉर्मूला बन सकता है। हमें लगता है चीजें आगे बढ़ेंगी। आप चीज़ों के आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस बीजेपी का जिक्र करके आप ये सारी बातें कह रहे थे नवाब मलिक साहब, अब एक मुलाकात होती है, सीएम जाते हैं दिल्ली, प्रधानमंत्री से मिलकर आते हैं, उसके बाद से महाराष्ट्र में अब बीजेपी दावा कर रही है कि शिवसेना एनसीपी के बीच 2.5 साल के लिए सीएम की डील हुई थी। इसमें कितनी सच्चाई है सर? हमें लगता है बीजेपी बेचैन है। उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव ये पवार साहब का था। उद्धव ठाकरे जी कभी भी मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, जिसे हम लोगों ने नाम आगे किया। उन्हें वो तो बनना चाहते थे ना सर, बीजेपी से तो इसीलिए अलग हुई थी शिवसेना। शिवसेना अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, 2.5 साल का फार्मूला रख रही थी जो बीजेपी ने नहीं माना, लेकिन 2.5 साल वाली कोई बात हमने नहीं की। उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में सरकार अच्छा काम कर रही है, देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, राज्य की जनता पूरी तरह से संतुष्ट है, चाहे कोविड हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी हो। अभी हमने पिछले सप्ताह में एक निर्णय लिया कि 3 लाख रुपए तक का कर्ज किसानों को बिना ब्याज देने का काम करेंगे। तो सरकार अच्छी तरह काम कर रही है, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। सरकार उद्धव जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है, कोई 2.5 साल के फॉर्मूले में बात नहीं हुई। तो आप ये आश्वस्त कर रहे हैं सर कि उद्धव ठाकरे ही सीएम रहेंगे, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं था? बिल्कुल 2.5 साल वाली कोई बात ही तय नहीं है। उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और हमें लगता है आगे भी 5 साल नहीं, उद्धव जी ने कहा था कि 25 साल हम सरकार चलाएंगे। हमें लगता है इसी तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी। तो फिर मैं एक चीज समझना चाहूंगा, नाना पटोले साहब का बयान शायद आपने देखा होगा, कोला में उन्होंने मंच से कहा, सीएम बनने की इच्छा भी जाहिर कर दी और वो भी कार्यकर्ताओं के हवाले से। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है और इसीलिए शायद बीजेपी को मौका मिल रहा है ये कहने का कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हर राजनीतिक दल अपनी पार्टी बढ़ाने के लिए लोगों को कहीं ना कहीं कुछ चीजें कहता है, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए वो बोलते रहते हैं, और मुख्यमंत्री बनने की उनकी इच्छा है। तो हमें लगता है कि इच्छा अगर उनकी है तो परिस्थिति उस तरह की होगी तो वो मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं। हमें किसी को इच्छा रखना या सपने देखना उस पर सवाल करना ठीक नहीं, लेकिन ये सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनी, तीनों दल की सरकार है, कार्यक्रम तय करके हमने बनाया है और निश्चित रूप से 5 साल ये सरकार पूरा करेगी। लेकिन मलिक साहब एक चीज समझ में नहीं आ रही है, वो ये है कि उद्धव ठाकरे तो मुख्यमंत्री के तौर पर मिलने गए थे प्रधानमंत्री से, उसके बाद भले ही 10 मिनट का वक्त उनको अलग से मिला था, जिस तरह की बातें हुई कि वो 10 मिनट अलग से भी मिले थे, लेकिन अब इसको लेकर बीजेपी महाराष्ट्र में इतना हो हल्ला क्यों मचा रही है? पवार साहब भी मोदी जी से अलग मिलते रहते हैं, मोदी जी बारामती भी चले जाते हैं, फिर सवाल उठता है कि अब एनसीपी बीजेपी के साथ जाने वाली है। हमें लगता है महाराष्ट्र की एक अलग तरह का कल्चर है, राजनीतिक शत्रु या राजनीतिक हमारा जो भी प्रतिद्वंदी रहता है वो हमारा दुश्मन नहीं है। व्यक्तिगत संबंध रहने चाहिए, व्यक्तिगत मुलाकातें होनी चाहिए। पवार साहब की भी व्यक्तिगत मुलाकातें दिल्ली में होते रहती हैं, अलग समय भी लेके मिले, बारामती मोदी जी को बुलाए,
लेकिन कभी बीजेपी के साथ एनसीपी चली जाएगी, इस तरह की लोग बातें फैलाते रहते हैं, लेकिन सच में कभी इस तरह की चीजें हुई नहीं। हमें लगता है कि सरकार पूरी तरह से तीन पार्टी की एकजुट है, 5 साल पूरा करेंगे। लेकिन बीजेपी का काम है या विपक्ष विपक्ष का काम है चीजों को हवा देना, वो उनका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये भी उन्हें समझना पड़ेगा कि पहले दिन से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी, पहले 1 महीना नहीं चलेगी, 3 महीना नहीं चलेगी, 6 महीना नहीं चलेगी, साल भर नहीं चलेगी, हर बार वो तारीफ देते आए। लेकिन 1.5 साल का कार्यकाल इस सरकार ने पूरा किया। अब वो राजनीति देख के समय बताते हैं कि हमें पता नहीं, लेकिन 5 साल हम पूरा करेंगे। एक चीज और आपको बता दूं कि अभी जिस तरह से टीएमसी का मामला हुआ है कि लोग छोड़ के वापस टीएमसी में जा रहे हैं बीजेपी, इसी तरह के कुछ विधायक जो कांग्रेस एनसीपी में थे वे बीजेपी में नहीं रहना चाहते हैं, कुछ हम लोगों से बात भी करते रहते हैं, तो उन्हें अपने साथ बांधे रखने के लिए इस तरह का बयान बीजेपी के नेता देते रहते हैं। उन्हें डर लगता है कि ये लोग पुनः अपने पुराने दल में, चाहे वो एनसीपी हो, कांग्रेस हो, चले न जाएं, इसलिए इस तरह के बयानबाजी होते रहती है। सर, कितने ऐसे नेता विधायक हैं बीजेपी के जो आप लोगों के संपर्क में हैं, वापस आना चाहते हैं? कुछ उस पर आप हम रोशनी डालेंगे? देखिए, 22 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस या एनसीपी छोड़कर 1.5 साल पहले के चुनाव में या उससे 6-7 साल पहले के चुनाव में वो बीजेपी में शामिल हुए। ठीक है। या वो डर के या सत्ता के लोभ में गए, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि अब जिस तरह का समीकरण महाराष्ट्र में है, बीजेपी यहाँ पर अपनी ताकत नहीं खड़ा कर सकती। तो बहुत सारे पश्चिम महाराष्ट्र के विधायक हैं, कुछ मराठवाड़ा के विधायक हैं जो लगातार पवार साहब से भी मिलते रहते हैं। एक तो अभी आपको बता दूं, आज ही एक पूर्व मंत्री है जो अहमदनगर के जामखेड़ के, आज वो अजीत पवार से मिले। अब ये क्यों मुलाकात हुई, अब उस पर भी चर्चा शुरू हो रही है कि बीजेपी का मूल नेता अजीत पवार साहब से अकेले में क्यों खामोशी से मिला। चीजें कुछ अलग चीजें होती है, मुलाकात होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस एनसीपी से गए विधायक वहां पे संतुष्ट नहीं है, वो फिर वापस आना चाहते हैं, लेकिन उसको कोई निर्णय हम लोगों के भीतर नहीं हुआ। नहीं तो क्या भविष्य में आप लोग निर्णय ले सकते हैं कि अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उनको अपने साथ ले सकते हैं आप लोग? देखिए, स्थानिक परिस्थिति, स्थानिक कार्यकर्ता सबसे चर्चा करके, तीनों पार्टी चर्चा करके कि कैसे रणनीति बनाई जाए। आज हमारे पास जिस तरह का बहुमत है, हमें लगता है कि विधायक तोड़ने की हमें जरूरत नहीं, लेकिन जो विधायक वापस आना चाहते हैं उसको लेके पवार साहब से कुछ विधायक मिले, कुछ विधायक अजीत पवार जी के संपर्क में हैं, तो कुछ लोगों को लेके आने वाले दिनों में, अब कोविड 1.5 साल चला गया उसी समय कुछ चीजें, लेकिन फिलहाल ये एजेंडे पे नहीं है, लेकिन भविष्य में इस तरह से कुछ फैसले होंगे। ठीक है सर, जिस मोर्चे की हम आप चर्चा कर रहे थे, आपने कहा कि एक मोर्चा बनाने की कोशिश हो रही है, कब तक उसकी कोई रूपरेखा आप लोगों की तरफ से सामने आ सकती है, या अभी उसमें वक्त लगेगा, अभी बातचीत का दौर लंबा चलेगा? देखिए, पवार साहब की तबीयत अभी ठीक हुई है, निश्चित रूप से दिल्ली में भी वे जाएंगे, कुछ लोगों से मुलाकात की होगी, कुछ नेताओं से बात करेंगे, और सबसे धीरे धीरे जब बातचीत में कंसेंसस बनना शुरू होगा तो निश्चित रूप से एक स्वरूप उसका आएगा। अभी इब्तिदा है, कुछ लोगों से बातचीत पहले, बीमारी से पहले पवार साहब की हुई थी, कुछ विषय पे बहुत सारे दल एक साथ आके खत भी लिखते रहते हैं प्रधानमंत्री को, तो वो तो एक साथ हैं, लेकिन उनके अलावा जो दल, उनको कैसे साथ में लाया जाए, हमें लगता है प्रयास होगा तो कोई फॉर्मूला निकलेगा, और एक फॉर्मुलेट होके एक अल्टरनेट इस बीजेपी की सरकार के खिलाफ आगामी चुनाव में लोगों के सामने हम रखेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका नवाब मलिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो वो तमाम सवालों पर जवाब देने के लिए जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचाई हुई है। बहुत धन्यवाद आपका सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।